हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जो 1.3 पे बेस्ड थी। आइए अब हम अपने मैथमेटिकल लॉजिक का प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। क्यों? क्योंकि हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आ गया तो हमें आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी आसानी से आ जाएंगी। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए वो सब छोटे छोटे सम थे, एक एक मार्क्स के या मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के लिए आएंगे। लेकिन अब जो हम सम्स करने वाले हैं वो आएंगे ज्यादा मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई न्यू चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में 10 अलजेब्रा दिए हुए हैं, 10 अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 4 हमारे बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। इनमें से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से पढ़ी हुई है, बस हमें जो है वो नाम उनका चेंज कर दिया गया है, या नाम भी वही है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऐसे याद आएगा, हाँ 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 अच्छा वही है क्या। ठीक है, तो वही है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारा इडेम्पोटेंट लॉ। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P। अब जब हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें दिए रहेंगे और हमें उन्हें सिंप्लीफाई करने बोला रहेगा, और अगर वहां पर हमें आया P एंड P तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, इज इक्विवेलेंट टू P। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि P की वैल्यू अगर ट्रू है एंड ट्रू, तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू ट्रू होता है। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, इक्विवेलेंट टू ट्रू होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि P एंड P जो होता है वो क्या होता है, P होता है, और P और P जो होता है वो भी क्या होता है, P होता है। याद रखिए, एंड आए या और आए, अगर दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सेम है तो वो इक्विवेलेंट टू वही होता है। यहाँ पर Q और Q होता तो भी वो Q ही होता, Q एंड Q होता तो भी वो क्या होता, Q ही होता। तो यहाँ पर ये लॉ का नाम क्या है हमारा, इडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम अलजेब्रा या ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। यानी हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3, यानी मैं अगर प्लस कर रहा हूं और उनकी जो प्लेसेस है, नंबर की प्लेसेस है, वो मैं अगर चेंज कर दूं, 5 को पहले लिख दूं, 3 को बाद में लिख दूं, तो भी मुझे आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। इसका आंसर भी मुझे 8 ही आएगा, इसका आंसर भी मुझे 8 ही आएगा। तो यही तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। हमने ये 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P ही रहेगा, और यहाँ पर P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P ही रहेगा, चाहे और रहे या एंड रहे। अगर हम उनकी प्लेस जो है वो चेंज भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 होता है, सेम टू सेम वैसे ही। ये हमारा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। हमारा नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमें पता है कि 5 + 3 + 2 अगर ये है, तो मैं इसे क्या करता हूं, ये ब्रैकेट को मैं अगर शिफ्ट कर दूं तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं 5 + 3 + 2, है ना। यहाँ पर इसका आंसर भी सेम आएगा और इसका भी आंसर सेम आएगा, बस ब्रैकेट का क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, देख सकते हैं आप, P एंड Q एंड R है, तो ये ब्रैकेट अगर मैं पहले यहाँ शिफ्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड R अलग से हो जाएगा। या मैं ये ब्रैकेट हटा ही दूं, या मैं इसे ऐसे लिख दूं 5 + 3 + 2, तो ये तीनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों जो है वो तीनों के आंसर सेम आएंगे और तीनों भी जो है वो सेम ही होगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ। याद रखिए स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ 2 ही स्टेटमेंट रहेंगे, P और Q, P एंड Q, और एसोसिएटिव लॉ में P एंड Q एंड R। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर भी एंड ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं और लिख देता, P और Q और R, तो यहाँ पर भी वो क्या होता, सेम ही होता। जिस तरह से P एंड Q एंड R लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं P और Q और R, तो उसे भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, P और Q ब्रैकेट और R, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर P और Q और R, ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो एसोसिएटिव लॉ अगर आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है हमारा,
P एंड Q और R। जैसे हम ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह है ये। जैसे क्या है यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 2। अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे। हाँ, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए P एंड Q और R है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे फर्क पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए अंदर भी और है और बाहर भी और ही है। तो जब दोनों तरफ और रहेगा तब हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। लेकिन अगर अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, बाहर एंड है अंदर और है, तो हमारा क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा, जैसे हमने इसे सॉल्व किया वैसे ही। जैसे आप देख सकते हैं P एंड Q और R है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है, P एंड Q, P एंड R। और यहाँ पर बीच में क्या था, और, तो हमने यहाँ पर और लगा दिया। जैसे यहाँ पर हमने किया था 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 और बीच में यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे बीच में प्लस के साइन लगा दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब अगर बाहर और है अंदर एंड है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। P और Q, P और R, यहाँ पे देख सकते हैं P और Q, P और R, और बीच में यहाँ पे किस चीज की साइन है, एंड की, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड की साइन आएगी। तो दिस वाज आवर फर्स्ट फोर यहाँ पर इंपोर्टेंट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चारों जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, ज्यादा पूछते नहीं है, ये ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, लेकिन है 50% हमें ये यूज होने वाला है। तो यहाँ पर ये चार है। अब जो नेक्स्ट चार हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो अब आइए देखते हैं कि आगे हमारे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो यहाँ पर फिफ्थ वाला है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मैंने स्टार मार्क करके रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है। हर मतलब हम जैसे सम स्टार्ट करेंगे तो वैसे डी मॉर्गन्स लॉ लग जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये स्टार मार्क करके रखा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लॉ क्या बोलता है, जैसे हम निगेशन पढ़ चुके हैं तो ये सेम एज निगेशन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P एंड Q अगर लिखा हुआ है और उसके बाहर उसका निगेशन है, तो हम निगेशन कैसे करते हैं, निगेशन जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो निगेशन ऑफ P, फिर एंड का निगेशन क्या होता है और Q का निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। सेम चीज अगर मैं क्या कर रहा हूँ, निगेशन ऑफ P और Q कर रहा हूँ, तो निगेशन ऑफ P और का एंड हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। सेम जैसे निगेशन हम करते हैं वही हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम जब सम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा यही यूज होता है। फिर उसके बाद है हमारा आइडेंटिटी लॉ। ये भी मैंने स्टार मार्क करके रखा है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P, P और P एंड F इज इक्विवेलेंट टू F। अब इसे समझना कैसे है ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट आ रहा है P और उसका ट्रूथ वैल्यू कुछ और का कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर दिया हुआ है, यानी T या F अगर आ रहा है विद P, Q और R, तो यहाँ पर आइडेंटिटी ही लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर एंड है। तो एंड का जो हमारा जो टेबल है वो याद रखिए कि जब भी दो ट्रू आता है एंड में तभी ही वो ट्रू होता है और बाकी सब वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैं जैसे अगर T एंड T बोलता हूँ तो उसका आंसर मुझे क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्लेस पे है वही आंसर आ रहा है। कैसे, अगर मैं F एंड T लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, F आएगा, यानी वापस से जो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है वही आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं T एंड F है तो जो फर्स्ट प्लेस पर है वही आंसर आ रहा है। सेम हमारा हो रहा है T एंड F के लिए। T एंड F के लिए क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एंड F है, अगर P की जगह मैं ट्रू लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आता है, हमेशा फॉल्स आता है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। तो यहाँ पर मेरा सेकंड जो है वही आंसर है। वापस से अगर मैं फॉल्स एंड फॉल्स भी लिखता हूँ एंड फॉल्स, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है मेरा वही आंसर आएगा, क्योंकि फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है,
फॉल्स होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमारा P एंड T, बाद में अगर T आ रहा है एंड के साथ, तो हमारा जो पहला आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। P एंड F आ रहा है, तो यहाँ पर अगर बाद में एंड के साथ F आ रहा है, तो हमारा जो पहले आंसर, जो बाद में आंसर होगा वही होगा। आप ट्रूथ टेबल याद रख लेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सेम गोज फॉर और का भी हम टेबल याद करेंगे तो सिर्फ 2 फॉल्स होता है जब, तभी ही वो फॉल्स होता है, वरना हर बार क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं P और T है, तो एक भी ट्रू आ रहा है तो वो ट्रू होगा। अब यहाँ पर P और F है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज पे। अगर यहाँ पर फॉल्स है तो हमें आंसर भी यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अगर यहाँ पर हमारा ट्रू है तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसके लिए हमने लिखा हुआ है कि और में जो फर्स्ट होता है वही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। यहाँ पर इक्वलिटी साइन आएगी, यहाँ पर क्या होता है हमारा, इस तरह से ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तब हमें इनका यूज होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जब भी आप अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना 1.4, तो आप जो है वो जो टेबल दिया हुआ है हमें बुक में, वो आप साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि अभी आपको ये सारे लॉज याद नहीं है और हमें जो है वो हर स्टेप पे रीजनिंग करना है कि ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है ये स्टेटमेंट, वो कौन से लॉ को यूज करके किया। तो अभी अगर आप उसे देख देख कर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी, और फिर जब हम आगे चल के बाद में प्रैक्टिस करेंगे कभी भी, तो विदाउट यूजिंग दैट जो है वो हम कर पाएंगे। या तो फिर हमें जो इतने सारे सम्स दिए हैं उसमें 3-4 अगर स्टार्टिंग में हम रेफर करेंगे तो 4th 5th 6th जो है वो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अवर कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें क्या बोलता है, देखिए P and negation of P is always equivalent to false। इसका मतलब क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं P को ट्रू ले लेता हूँ, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ P, अगर P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका आंसर हमें क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यही यहाँ पर समझाया हुआ है कि P है और उसी का क्या है, निगेशन है, निगेशन ऑफ P है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। और में क्या होता है, अगर यहाँ पर P है ट्रू, तो और निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन और में अगर एक भी फॉल्स आता है, एक भी ट्रू आता है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर 2 फॉल्स भी तो आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं P को फॉल्स लेता हूं तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, और एक F एक ट्रू है और में, तो वो ट्रू ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ P, अगर मैं इसे फॉल्स लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक फॉल्स एक ट्रू है एंड में, तो वो फॉल्स ही होगा। दिस इज व्हाट अवर कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हम देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, पर देख लेते हैं हम कि क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड P और Q। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने अगर अंदर की साइन जो है वो चेंज कर दी है। यहाँ पर आप देखिए इसमें और वो वाले लॉ में आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर ना अंदर P एंड R था, यहाँ पर P एंड Q ही है। समझ रहे हैं आप, उसमें 3 अलग अलग थे, P Q R था, इसमें 2 P है और एक Q है। तो यहाँ पर हम देखेंगे P और P एंड Q जो होता है वो इसके इक्विवेलेंट होता है, और P एंड P और Q जो होता है वो इसके इक्विवेलेंट होता है, और ये पूरा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है P के, मतलब जो बाहर है वो उसी के इक्विवेलेंट होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल इस तरह से लेता हूँ, Q एंड Q और R आ गया अगर हमें, तो ये क्या होगा, ये पूरा जो है वो इक्विवेलेंट टू Q ही होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि Q और Q एंड R बोलता हूं, तो ये भी इक्विवेलेंट टू क्या होगा, Q ही होगा। जो रिपीट हो रहा है ना, 2 बार जो रिपीट हो रहा है, इक्विवेलेंट टू वही लिख देंगे। अगर R 2 बार रिपीट हो रहा होता और साइन अलग अलग होते, एक एंड होता एक और होता, तो उसको हम इक्विवेलेंट टू क्या लिख देते, R ही लिख देते। समझ में आया आपको ये। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल लॉ। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और बाय कंडीशनल, इसमें तो एक्सरसाइज पे एक अलग से हमें सब क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि कंडीशनल को क्या करो, उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ चुका है कि P implies Q क्या होगा, P implies Q will be nothing but negation of P और Q, ये हमने पढ़ लिया है। सेम फॉर बाय कंडीशनल लॉ भी है जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो हम P डबल इम्प्लीकेशन Q को पहले कैसे लिखते हैं, P implies Q एंड Q implies P, फिर ये वाले P implies Q पे ये वाला लॉ लगाते हैं,
ये वाले Q implies P पे ये वाला लॉ लगाते हैं और एंड वाला जो है साइन वो एज इट इज रहता है। तो दिस इज आवर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर 10 स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, जिसमें से 5 हमने स्टार मार्क करके रखे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आइए अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें निगेशन बोला है लिखने के लिए, सिंप्लीफाई करके स्टेटमेंट्स को, और हमें जो है वो उसके रीजंस भी लिखने हैं। यहाँ पर हमने कंडीशनल और बाय कंडीशनल लॉ लिख के रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा हमें यही यूज होने वाला है, और डी मॉर्गन्स लॉ तो हमें पता ही है कि निगेशन में वो यूज होगा ही। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट सम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें इसका निगेशन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स निगेशन इज, तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, बड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पर ये वाला सम का हमें निगेशन करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट, सबसे पहले ये अंदर का हम जो ब्रैकेट है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट जो है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P है, तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P जो हमारा क्वेश्चन है मतलब इम्प्लीकेशन लगेगा। तो इम्प्लीकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, निगेशन ऑफ P और Q हो जाता है, यानी ये जो P है अगर हम इसे P की जगह पे रखेंगे तो ये फिलहाल निगेशन को हम बाहर ही रखते हैं। तो निगेशन ऑफ Q है ना, तो निगेशन ऑफ P बोल रहा है, तो निगेशन ऑफ Q, ये इम्प्लाइज की जगह पे क्या हो जाएगा, और Q मतलब और P। तो इस तरह से हमने इम्प्लीकेशन को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, निगेशन अब तक बाहर ही है, तो ये निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट विल गिव मी Q और P। ये यहाँ पर अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम जो है ये निगेशन को क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ये और की साइन जो है वो एंड हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा निगेशन ऑफ P। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हमें अप्लाई नहीं करना है। हम अगर देखेंगे पहले अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हम हमारे पास कंडीशनल लॉ था तो हमने कंडीशनल लॉ यूज करके पहले उसे सिंप्लीफाई किया, फिर उस पे निगेशन अप्लाई किया। ये हमारा फर्स्ट सम था। आइए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम हमारा ये है P एंड निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, इट्स निगेशन इज, बड़ा सा ब्रैकेट, P एंड निगेशन ऑफ Q। इस तरह से हमारा सम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि P एंड निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पर हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम निगेशन को अंदर पुट करेंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जब ब्रैकेट हटेगा तो दिस विल गिव मी निगेशन ऑफ P, ये जो एंड है वो हो जाएगा और, तो यहाँ पर मैं इसे और लिखता हूं, और निगेशन ऑफ, ऐसा इस तरह से ये बड़े ब्रैकेट में चले जाएगा, निगेशन ऑफ Q, इस तरह से होगा। ये निगेशन ऑफ Q पे भी निगेशन लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, P और निगेशन कैंसिल हो गए, सिर्फ Q बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, निगेशन ऑफ P और Q। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल रहे हैं वो है यहाँ पर इसके रीजनिंग करना। तो यहाँ पर ये जो हमने किया, इसे इसमें कन्वर्ट किया, तो ये कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया, यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशनल लॉ। हमें ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये निगेशन कैंसिल किया, वो किससे आएगा, वो हमारा आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वो रीजनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमने सिर्फ क्या यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी किया नहीं, सिंप्लीफाई हमारा ये हो ही नहीं सकता था, तो और कोई लॉ हमने यूज किया ही नहीं, हमने सिर्फ उसका निगेशन किया, दैट इज अवर डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 2 सम जो है वो इस तरह से सॉल्व होंगे, बहुत इजी थे। आइए देखते हैं आगे क्या सम्स दिए हुए हैं हमें। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड सम देखेंगे, तो वो भी सिर्फ सिंपल सा, यहाँ पर लिखा हुआ है P और निगेशन ऑफ Q। तो वापस से यहाँ पर कोई भी लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके उस पर निगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर हम इस पे लिख देंगे, सॉरी, अब यहाँ पर हम जो है वो इक्विवेलेंट करके लिखेंगे निगेशन ऑफ P
ये और जो है वो एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप वाइज जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें रीजनिंग देना है कि ये हमारा कहां से आया, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आइए अब देखते हैं फोर्थ सम हमारा किस तरह से है। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, एंड आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे P और निगेशन ऑफ Q एंड R है, तो वापस यहाँ पर हम कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसमें डायरेक्ट जो है वो निगेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इट्स निगेशन इज, तो निगेशन की साइन बड़ा सा ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q एंड R। अब यहाँ पर हम इसे अंदर पुट करेंगे निगेशन को, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ये वाले ब्रैकेट पे निगेशन लगेगा, ये जो एंड है हमारा ये हो जाएगा और ये वाला निगेशन इसको कर देगा निगेशन ऑफ R। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कहां से आया हमें, डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर हम ये निगेशन को ये वाले ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, निगेशन ऑफ P, ये और जो है वो एंड हो जाएगा, वापस से निगेशन ऑफ Q करना पड़ेगा। याद रखिए कि हम इसे डायरेक्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं, हम बार बार जो है वो निगेशन ऑफ Q है तो हम उसे ब्रैकेट में डाल के नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया, और बाहर जो है वो एज इट इज वापस से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमें बार बार ये लिखना है, रीजन देना है जरूरी, क्योंकि हमें जो है वो पहले ही ऊपर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें नेगेटिव फाइंड करना है, उसका निगेशन फाइंड करना है विद रीजनिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, और निगेशन ऑफ R। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस हमें जो है वो लॉस को याद रखना है और अप्लाई करते जाना है, उसे निगेशन में कन्वर्ट करना है। अब आइए स्टूडेंट्स हम अपना फिफ्थ सम करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इम्प्लाइज है, तो हमारा कंडीशनल लॉ तो फॉर श्योर यहाँ पर लगने वाला है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इट्स निगेशन इज, निगेशन बड़ा सा ब्रैकेट P इम्प्लाइज P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर हम जो पहले है इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर निगेशन पुट करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये हमारा P इम्प्लाइज Q है, ये जो पूरा टर्म है इसे हम क्या लेंगे, Q लेंगे, और ये हमारा जो है वो P रहेगा। तो P इम्प्लाइज Q में हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, P इम्प्लाइज Q में निगेशन ऑफ P, तो हमारा P तो यही है, तो हम निगेशन ऑफ P लिखते हैं। यहाँ पर साइन आ जाती है और की, और क्या होता है Q जो है वो एज इट इज होता है, तो यहाँ पर हम Q एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशनल लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब कंडीशनल लॉ के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, निगेशन को अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। ठीक है, हमने ये डायरेक्ट नहीं किया, हमें पता है कि निगेशन ऑफ P क्या होता है, P होता है, लेकिन हम स्टेप वाइज जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये और है तो निगेशन आएगा तो एंड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पूरे ब्रैकेट पे हम अलग से जो है वो निगेशन लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने और को एंड किया है, तो हमने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब निगेशन ऑफ P क्या होता है, हमारा P होता है, P लिख लेते हैं, एंड एज इट इज। अब ये P को जो है वो हम अंदर अप्लाई करेंगे, तो निगेशन ऑफ P इज व्हाट, निगेशन ऑफ P एज इट इज, और जो है वो एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पर हम वापस से इसे अलग से लिखेंगे। तो वापस से हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि हर सम में कोई भी लॉ यूज हो ना हो, डी मॉर्गन लॉ हमारा जरूर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर ये अब तक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q विल बी Q। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो
फाइनल आंसर है, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट लिखना भूलेंगे नहीं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विद रीजनिंग। ये हमारा फिफ्थ सम था। आइए अपना सिक्स सम देखते हैं। सिक्स सम जो है हमारा वो थोड़ा तगड़ा दिया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सम। इट्स निगेशन इज, पूरा बाहर ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर हम कुछ भी अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, इस वाले निगेशन को यहाँ पर हम पहले अंदर इसके ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला निगेशन अब तक बाहर ही है, हमने वो अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसका अलग से निगेशन है, तो हम पहले इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P ब्रैकेट में, एंड का जो है वो और हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q, ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया, और बाकी सब जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। सॉरी, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमने क्योंकि निगेशन अंदर अप्लाई किया है, तो वो क्या हो गया हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद जो है हम ये वाला निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे। निगेशन ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे, निगेशन ऑफ और Q, और ये जो, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है तो ये क्या है, और है, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा, और फिर इस पे निगेशन लगेगा अलग से, निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर वापस से हमने क्या यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब जो है हम अलग अलग इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में इसे सॉल्व करेंगे, और ये एंड तो एंड ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये निगेशन ऑफ P, ये जो और है ये क्या हो जाएगा, एंड, और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ब्रैकेट, एंड एज इट इज, फिर वापस से एक बड़ा ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P, और जो है वो एंड हो जाएगा, और यहाँ पर वापस निगेशन ऑफ Q। तो इस तरह से हमारा ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। तो वापस से हमारा यहाँ पर क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, हमने लिख लिया, एंड एज इट इज निगेशन ऑफ Q Q हो जाएगा। तो ये P एंड Q हो गया, इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, एंड की साइन एज इट इज। यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q विल बी कॉल्ड व्हाट, Q। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंड Q जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रेंड्स याद करिए कि जब हम अंदर कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है 5 into 2 प्लस 5 into 3, तो यहाँ पर जो Q है एंड Q जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से P, और यहाँ पे बीच में क्या है, एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P ब्रैकेट के अंदर, और एंड Q जो है वो एक्स्ट्रा है, इसके लिए उससे हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसका अप्लाई किया, तो हमें ये आंसर आया है। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर सिक्स्थ सम। तो आइए सेवेंथ सम देखते हैं। सेवेंथ सम भी हमारा जो है वो थोड़ा सा बड़ा सम है, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इट्स निगेशन इज, अब यहाँ पर हम बड़ा सा निगेशन का साइन P और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P एंड निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर इम्प्लीकेशन आ रहा है, तो हमारा कंडीशनल लॉ तो लगेगा ही। वो कैसे, ये जो है पूरा हमारा P है, और ये जो है पूरा हमारा क्या है, Q है। इस तरह से हम अगर इसे लेंगे तो ये फिलहाल निगेशन तो बाहर ही है, निगेशन ऑफ P आएगा, है ना। पहले हमारा क्या आता है, निगेशन ऑफ P आता है, तो मतलब ये पूरे का हम पहले क्या लिखेंगे, निगेशन P और Q। बीच में हमारी किसकी साइन आती है, और की, और फिर Q जो होता है वो हम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पर हम Q एज इट इज लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर हमारा हो गया है, लेकिन अभी भी हम निगेशन अंदर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले ब्रैकेट का अपना एक अलग से निगेशन है। तो पहले डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद हम अपना जो ओरिजिनल निगेशन है वो अंदर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉरी, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, कंडीशनल लॉ। याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमने ये वाले स्टेटमेंट पे कंडीशनल लॉ लगाया, तब हमारा ये आंसर आया। तो हम यहाँ पर रीजनिंग नहीं डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। फिर अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर डी मॉर्गन आएगा और फिर उसका आंसर आएगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एज इट इज बाहर, अब ये निगेशन ऑफ पी अंदर जाएगा, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये हमारा बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर और पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई भी, यहाँ पर ये सेम डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर वापस निगेशन ऑफ पी जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा, एंड निगेशन विल गेट कैंसल एंड विल बिकम क्यू, ये हमारा, और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज, वापस से हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब जो है हम ये निगेशन को अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा निगेशन ऑफ, ये वाला ब्रैकेट, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये और जो है वो हमारा एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, निगेशन ऑफ पी के एंड जो है वो और हो जाएगा, फिर निगेशन ऑफ क्यू, ये हमारा बड़ा सा ब्रैकेट। उसके बाद हमारा ये एंड, इस पे तो हम पहले से अप्लाई कर चुके, तो वापस मत अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, निगेशन ऑफ पी विल बी एज इट इज, एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से होगा। अब ये निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी विल बी पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया, और निगेशन ऑफ पी और जस्ट क्यू, तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमने जो है वो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू है, तो यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पे P है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, यहाँ पे Q है तो निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पर जो है हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा सकते पिछले सम की तरह। तो यहाँ पर दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर 7th सम। आइए देखते हैं अपना 8th सम क्या है। यहाँ पर 8th सम हम देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हमारा सम है। अब यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले लिखेंगे इट्स निगेशन is ऐसे negation of P और negation of Q और P and negation of Q। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कोई भी implication का साइन नहीं है, डबल implication का साइन नहीं है, कोई भी साइन यहाँ पर है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारा negation। तो यहाँ पर हम negation तो यहाँ पर आइए निगेशन अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, हमने ये वाले ब्रैकेट पे निगेशन अप्लाई किया, फिर ये और जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड, और फिर निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इस तरह से होगा। तो हमने अब तक कोई लॉ अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ पर हम अपना लॉ अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पर निगेशन ऑफ पी क्या होगा, इस तरह से हम लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड, फिर वापस निगेशन ऑफ क्यू, ये जो है वो हमारा पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट में आएगा। फिर ये एंड पे तो हम अप्लाई कर चुके हैं, तो वो एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन, सॉरी ये एंड जो है वो और हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ क्यू, इस तरह से हमारा आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। क्यों डी मॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया, क्योंकि ये जो और था वो हमारा एंड हो गया, एंड था जो हमारा और हो गया। फिर यहाँ पर भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ आएगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे, negation of P is what, P, and as it is negation of Q is Q. फिर and as it is negation of P और negation of Q will be what, Q. तो वापस से हमारा negation of P और Q, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब वापस से हम देखते हैं कुछ भी यहाँ पर सिमिलर दिख रहा है हमें, यहाँ पे एंड क्यू है, यहाँ पे एंड क्यू और क्यू है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर 8th सम। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रैक्टिस सेट 1.4 का खत्म होता है। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत छोटा सा है, आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ पर हम अपना सेकंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन हमारा इफ देन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, हमें उसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। बस इफ देन स्टेटमेंट को हमें मतलब कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ कंडीशनल लॉ लगेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अपना P लिख देंगे। हमारा P क्या होगा, अ मैन इज अ जज, ये हमारा क्या होगा P। और हमारा Q क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट, है ना, ये हमारा P और Q हो गया। अब हमारा P इंप्लाइज Q जो है वो होता क्या है एक्चुअली, P इंप्लाइज Q जो है वो हमारा क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q होता है। तो निगेशन ऑफ P यानी अ मैन इज अ जज का हमें क्या करना है, निगेशन करना है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, अ मैन इज नॉट अ जज, उसका निगेशन क्या होगा, मैन इज नॉट अ जज। और Q क्या है हमारा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर रहेगा। आइए सेकंड वाला देखते हैं। इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज अ इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं वापस से लेट P और Q लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा P है और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा Q है। तो यहाँ पर वापस से निगेशन ऑफ P और Q लिखना है। हमें याद रखें स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा आंसर लिखना है। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको जो है वो इसी तरह से स्टेप फॉलो करके ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और √2 इज irrational नंबर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर अब ये लास्ट सम देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा ये हमारा जो है वो P हो जाएगा और ये हमारा पूरा Q। तो निगेशन ऑफ P मतलब इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसका निगेशन क्या होगा, नॉट इक्वल, और f ऑफ x इज divisible by x minus 2. This will be our फाइनल आंसर। यहाँ पर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसे आराम से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपने पार्ट 2 पे करेंगे। तो अगर आपको अपना ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कभी भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।